विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कविता चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। एमए फाइनल ईयर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय द्वारा 7वें पेपर के रूप में महाविद्यालय स्तर पर सी सेक्शन में जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान का अध्ययन करवाया जाता है। जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान का अध्ययन आप इससे पहले बीए पार्ट फर्स्ट ईयर भौतिक भूगोल के अंतर्गत भी करते हैं और एमए प्रीवियस में भूगोल के भौतिक आधार फिजिकल बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत भी किया जाता है। भूगोल के बेसिक अध्ययन के अंतर्गत जो आप मौलिक भूगोल जानते हैं, मौलिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल का ही एक सब डिवीज़न, एक उपशाखा है जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान। एमए फाइनल में आप इसके बारे में विशद अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यूजी क्लासेस के बच्चे से विषय की समझ आवश्यक है और पीजी स्तर के बच्चे को उस समझ को व्यवहारिक रूप से और उस समझ के बारे में और अधिक विश्लेषणात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है। जैसे कि इससे पहले भी आपको ई कंटेंट के माध्यम से सिलेबस के बारे में अवगत कराया गया था। इस वीडियो में आपको मैं सर्वप्रथम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सिलेबस के बारे में बताया जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है इस पेपर के अंतर्गत। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि सेक्शन ए में हम जलवायु विज्ञान के आधुनिक जलवायु विज्ञान के आधार के बारे में बात करेंगे कि वर्तमान रूप से जो जलवायु विज्ञान है उसके क्या आधार हैं, जलवायु के प्रकार कैसे हैं, जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। आप जानते हैं, एक हम कहते हैं मौसम, एक होता है जलवायु, तो दोनों के अंदर बेसिक क्या अंतर होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपका टॉपिक है जलवायु विज्ञान। जलवायु सबसे पहले शुरू होगा वायुमंडल। वायुमंडल का संगठन कैसा है, परतीय संरचना कैसी है, संगठन में वायुमंडल कैसे बना, कौन कौन सी गैसें थी, ठोस कण थे, धूल के कण थे, जलवाष्प थे जिनसे वायुमंडल का निर्माण हुआ। उसके बाद वायुमंडल की जो परतीय संरचना है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ओजोन परत, इन सब के बारे में आप वायुमंडलीय परतीय संरचना के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप देखें तो वायुमंडलीय ऊष्मा और ऊष्मा बजट आपके सामने स्थिति हो गई। वायुमंडल की स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो गई कि वायुमंडल कितना है, कैसा है, ऊंचाई कितनी है, विशेषताएं क्या हैं। अब उसके बाद उस वायुमंडल को ताप कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है, पृथ्वी द्वारा प्रार्थिक विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। उसकी जो दैनिक गतिविधियां हैं वायुमंडल में वो किस कारणों से होती हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो जिसमें वायुमंडलीय ऊष्मा और वायुमंडल का ऊष्मा बजट का अध्ययन करेंगे। फिर आप देखेंगे वायु का तापमान। वायु का तापमान क्षैतिज वितरण, लंबवत वितरण, कटिबंधों में जो वितरण होता है उसके बारे में, कहीं स्थल रूपों में जो आपको तापमान में अंतर नज़र आता है उसका वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम वायु का तापमान टॉपिक के अंतर्गत। उसके बाद जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दें, आगे स्लेट का एग्ज़ाम दें, या यूनिवर्सिटी वाले जो पेपर्स होते हैं उसकी दृष्टि से वायुमंडलीय दाब एवं वायुदाब पेटियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है ये। अगर रिटर्न पेपर दे रहे हैं आप अभी, तो एमए फाइनल में हर एक साल छोड़कर एक साल इस पर प्रश्न पूछा जाता है, वायुमंडलीय दाब एवं वायुदाब पेटियाँ। तो वायुमंडलीय दाब क्या है, वायुदाब क्या है, पेटियों का निर्माण कैसे होता है, पेटियों की स्थिति क्या है, इसके बारे में अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। अब वायुदाब पेटियों के बारे में आपने अध्ययन कर लिया है। वायुदाब पेटियों से हम धरातल कैसे प्रभावित होता है, हमारा जीवन कैसे प्रभावित होता है, पवनें कैसे चलती हैं। ऐसी कुछ पवनें होंगी जो वायुदाब पेटियों से स्थायी रूप से चलती हैं। नाम आपने सुने होंगे, जैसे व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें। ये कौन से कटिबंधों में चलती हैं, क्यों चलती हैं, इनका अध्ययन हम वायुमंडलीय दाब वायुदाब पेटियों के बाद सनातन अथवा ग्रहीय पवन संचरण तंत्र, जिसे प्लेनेटरी विंड सिस्टम भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत करेंगे। उसके बाद यहाँ तक तो आप वायुमंडल की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम। अब अगला उसमें जो टॉपिक है वायुमंडल में नमी। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है वायुमंडल के संगठन में कि सबसे पहले गैसों से वायुमंडल बनता है, फिर जलवाष्प से वायुमंडल बनता है, फिर धूल के कणों से वायुमंडल बनता है जिसे एरोसोल कहते हैं। तो उसमें वायुमंडल के निर्माण में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है नमी, आर्द्रता, जलवाष्प। जल जो वाष्पित रूप में वायुमंडल में लंबित रहता है उसे जलवाष्प, नमी, आर्द्रता कहा जा सकता है।
वायुमंडल की विशेषताएं या वायुमंडल हमें किस रूप में सर्वाधिक प्रभावित करता है, उसके पीछे जो मूल कारण है वो है जलवाष्प। तो जलवाष्प आर्द्रता और आर्द्रता का क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद है एडियाबैटिक, नॉन एडियाबैटिक प्रक्रिया, स्थिरता और अस्थिरता। वायुमंडल स्थिर है, अस्थिर है, इसका मतलब है कि हवाओं में गति लंबवत हो रही है, ऊर्ध्वाधर हो रही है या क्षैतिज रूप से हो रही है, उसका अध्ययन करेंगे हम स्थिरता और अस्थिरता में। उसके बाद जब आप नमी, आर्द्रता और इसके प्रभावों के अंतर्गत देखेंगे तो है वाष्पीकरण। सबसे महत्वपूर्ण वायुमंडल का जो कारक है वो है वाष्पीकरण, जिनसे संघनन हो, बादलों का निर्माण हो, वर्षा होती है जिसके बाद। तो वाष्पीकरण जो टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे। उसके अंदर है वर्षण के प्रकार और विश्व वर्षण प्रारूप, कि विश्व में वर्षा की कितनी पेटियां हैं, कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, कौन सी ऐसी पेटी है जो न्यून वर्षा होती है। अब जब आप इसे ओवरऑल पढ़ते हैं, टॉपिक को, पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे जो वायुदा पेटियां हैं वो वर्षा पेटी से संबंधित है। अगर आपको वायुदा पेटियां अच्छे से समझ में आ गई हैं तो उसके बाद आप वर्षा पेटियों के बारे में समझ सकते हैं, स्थिरता अस्थिरता के बारे में समझ सकते हैं, स्थल और जल का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में समझ सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक को न्यूक्लियर टॉपिक के रूप में नहीं पढ़ सकते कि एक टॉपिक पढ़ा और आपको वहाँ बात समझ में आ गई। आप अगर पूरे क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान को एक साथ पढ़ते हैं तब जलवायु विज्ञान का पूरा जो कंसेप्ट है वो आपकी समझ में आ जाता है। इसके बाद ये हुआ हमारा सेक्शन ए। अब हम देखते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी एक तरह से इम्पैक्ट है वायु का। जैसे पहला आप देखें वायु राशि, तो वायु राशि समूह में वायु चलती है उसे वायु राशि कहते हैं। कई हज़ार किलोमीटर के समूह में अगर वायु चलती है तो उसे वायु राशि कहते हैं। कौन सी कटिबंध में किस प्रकार की वायु राशियाँ हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, तापमान की विशेषताएं क्या होंगी उसमें, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम वायु राशि में। फिर है वाताग्र और प्रभावित जलवायु। जब दो भिन्न स्वभाव की वायु राशियाँ, पहली बात हमें ये पता होगी वायु राशि क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वाताग्र, जिसमें ये वाताग्र की है दो भिन्न स्वभावों की वायु राशियाँ एक ढाल पर मिलती हैं, तब जो फ्रिक्शन बनता है वहाँ पर उसे वाताग्र कहते हैं। ढलवा सीमा को वहाँ पर वाताग्र का निर्माण होता है। आप जितने भी वर्षा या आप चक्रवात देखते हैं, तूफान देखते हैं, उन सभी के पीछे वाताग्र का कारण होता है। कौन सी वायु राशि अधिक प्रभावी है, मौसम उसके अनुकूल होगा। उष्ण वाताग्र हो, शीत वाताग्र हो, शीत वायु राशि अधिक प्रभावी थी या उष्ण वाताग्र वायु राशि अधिक प्रभावी थी, उसके आधार पर ही उस क्षेत्र का मौसम या चक्रवात या स्थिति स्पष्ट होगी। उसके बाद जैसे आप देखें आगे वायुमंडलीय चरम घटना तथा प्रकोप, जिसमें है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पे हर एक साल छोड़कर एक साल सवाल पूछा जाता है। इसमें विशेषताएं पूछते हैं, उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें मूल विशेषताएं पूछी जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की निर्माण की प्रक्रिया पूछी जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी। अब हम अगला देख रहे हैं कोपेन और थॉर्नथवेट का विश्व जलवायु वर्गीकरण। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक साल छोड़कर एक साल आता है। किसी साल कोपेन आता है, किसी साल आपकी जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हैं उसमें थॉर्नथवेट के बारे में पूछा जाता है। कंपलसरी प्रश्न है ये, अल्टरनेट चलते हैं ये, एक साल कोपेन का आता है, एक साल थॉर्नथवेट का आता है। तो आप देख लीजिए कि पिछले साल जो आया है वो इस साल नहीं आएगा, आप उसके अलावा जो दूसरा जो होगा उसकी तैयारी करें। जलवायु वर्गीकरण से यहाँ संबंध है कि किसी क्षेत्र की जलवायु कैसी है, किसी क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से किस आधार पर अलग करते हैं, ऐसा क्या फेनोमेना है जो एक क्षेत्र की जलवायु को हम इस प्रकार की बता देते हैं, दूसरे की उसको भिन्न प्रकार की बता देते हैं। इसके बारे में अध्ययन हम करेंगे जलवायु वर्गीकरण में। और उसके बाद है कटिबंधों में या स्थानों में आपने सुना होगा सवाना जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। ये वर्गीकरण क्यों होते हैं? तो सबसे पहले इन वर्गीकरणों का कारण, उन वर्गीकरणों की स्थिति, उसके बारे में अवस्थिति, लोकेशन कहाँ है इनकी, और फिर उनकी विशेषताएं, और फिर उन विशेषताओं का प्रभाव। देखिए आपका जो टॉपिक है मुख्य जलवायु प्रकार, प्रश्न सिर्फ इतना आता है कि भूमध्य रेखीय जलवायु को समझाइए, मानसूनी जलवायु को समझाइए, भूमध्य सागरीय जलवायु को समझाइए, सवाना जलवायु को समझाइए।
और स्टूडेंट एक नॉर्मल क्वेश्चंस का आंसर दे देता है कि हाँ भूमध्य सागरीय जलवायु ऐसी है, भूमध्य रेखीय जलवायु है। हर प्रश्न का उत्तर लिखने की एक कला होती है। इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो उसमें आप सबसे पहले ये लिखें कि किस प्रकार भिन्न होती है, हम किस आधार पे बांट देते हैं कि ये भूमध्य रेखीय जलवायु है, ये मानसूनी जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु, सवाना प्रकार की, मतलब उसके बारे में प्रस्तावना लिखें आप। उसके बाद उसकी अवस्थिति बताएं कि भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा के पास वाले क्षेत्र का भूमध्य रेखीय जलवायु है, मानसून वाली कर्क रेखा और मकर रेखा के नज़दीक वाली जलवायु होती है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है, जिसमें भी उत्तर वाली जो है कर्क रेखा वहाँ अधिक प्रभावी है मानसूनी जलवायु, इतने की मकर रेखा पे नहीं है। और आप भूमध्य सागरीय देखें तो भूमध्य सागर के आसपास की जलवायु है, उसके बारे में अवस्थिति की बात करें। और उसके बाद जो अगला आपका उत्तर लिखने का अगला स्टेप होगा उसमें आप ये बताएं कि अगर आपकी ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु है या भूमध्य रेखीय जलवायु उसकी विशेषताएं क्या है, ऐसी क्या स्थिति है जो उसे दूसरे स्थान से भिन्न बनाती है, तो उन विशेषताओं की चर्चा करें। विशेषताओं की चर्चा करने के बाद आप उसका प्रभाव बताइए कि उस जलवायु का मानव पे या जनजीवन पे या स्थल पर या आसपास के फेनोमेना पर क्या प्रभाव हो रहा है, तब वो जाकर आंसर पूरा होता है। एक MA या PG लेवल के स्टूडेंट से ऐसा हमें रिक्वायरमेंट होती है कि वो आंसर को इस तरह से लिखें कि उसके जो विश्लेषणात्मक या उसका व्यवहारिक ज्ञान है उसकी झलक मिले उस आंसर से। रटा रटाया ज्ञान नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्लाइमेटोलॉजी क्या है, हम जलवायु विज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं, हम यहाँ इसका अध्ययन क्यों किया जा रहा है। आप उसे किस तरह से बता सकते हैं, आंसर कैसे लिख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि क्लाइमेटोलॉजी जो पेपर है, जलवायु विज्ञान का जो पेपर है, वो कुछ कुछ साइंस के करीब है और आपके जो सिद्धांत हैं स्कोरिंग पेपर है, आपने अच्छे से पढ़ा, आपको अच्छे से समझ में आ गए सिद्धांत, आप उसको लिखिए, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। आपने बहुत अच्छे से आंसर लिखेंगे, पुटअप जितना अच्छा करेंगे उतना ही, जितने ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे आंसर उतना ही अच्छा होगा। अब हम आगे बात करते हैं हमारे C सेक्शन जो अंतिम चरण है, इसके C सेक्शन के बारे में। सेक्शन C मूल रूप से समुद्र विज्ञान के ऊपर है। जैसे सेक्शन A देखा आपने जलवायु विज्ञान था, B भी जलवायु विज्ञान है, जिसमें जो A है सेक्शन वो जलवायु की विशेषताएं बताता है और जो B सेक्शन है वो व्यवहारिक जलवायु है, एक तरह से वायु राशि है, चाहे चक्रवात है, आपका जो जलवायु वर्गीकरण है या फिर जो भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखीय जलवायु वर्गीकरण है वो सब। अब जो आपका सेक्शन C है वो है समुद्र विज्ञान। इसमें सबसे पहले है समुद्र विज्ञान का क्षेत्र, फिर है तापमान का क्षैतिज तथा लंबवत वितरण। यहाँ हम समुद्र के बारे में बात करें, महासागरों के बारे में कि महासागरों में जो तापमान होता है उसका क्षैतिज वितरण कैसे होता है और लंबवत वितरण कैसे होता है। इसके बाद महासागरों की लवणता के बारे में है, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक और उनका वितरण, कौन से महासागर ऐसे या कौन से छोटे सागर हैं ऐसे जहाँ लवणता ज़्यादा है, उन ज़्यादा लवणता या कम लवणता का क्या कारण है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर है सागरीय जल की गतिशीलता, जिसमें मुख्य रूप से धाराएं, सागरीय लहर, ज्वारी सिद्धांत और कौन से महासागरों के बारे में, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर और अन्य सागरों के बारे में। इसमें आपके अगर कंपेटिटिव एग्जाम की तरह से देखें तो धाराएं जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ज्वार के ऊपर भी कई बार प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव में कई बार धाराओं के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, जैसे गर्म धारा, ठंडी जलधारा, दो जलधाराएँ जहाँ मिलती हैं वहाँ कैसी जलवायु रहती है, इसके संबंध में कई बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं। इसके बाद है महासागरीय नितल उचावच, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर के नितल उचावचों के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे कि कई बार पूछा जाता है टेलीग्राफिक पठार कहाँ है, और स्टूडेंट पठार सुनते ही लिख देते हैं कि किसी स्थल भाग में होगा, जबकि टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अंध महासागर में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि टेलीग्राफिक पठार कहाँ है, तो ग्रीनलैंड के नीचे उत्तरी अंध महासागर या कह सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर है ये टेलीग्राफिक पठार। अब आगे देखें आप महासागरीय निक्षेपों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है प्रवाल भित्ति, एटोल, प्रवाल द्वीप, प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के सिद्धांत, तो प्रवालों के बारे में कैसे उत्पत्ति होती है, क्या विकास के कारण होते हैं, इनके अनुकूल परिस्थितियाँ कैसी होती है और इनके द्वारा किस प्रकार की शिलाकृतियाँ बनती है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसमें है मानव एवं महासागर, महासागरों का मानव पर क्या प्रभाव है, मानव का महासागरों पर क्या प्रभाव है, वाइस वर्सा होगा यहाँ पर कि आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर जो प्रभाव है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।
फिर आपका अंतिम टॉपिक है सागरीय संसाधन, जिसमें जैविक तथा अजैविक संसाधनों के बारे में, जैसे खनिज, ऊर्जा और उनकी उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका सिलेबस है जो आपको पीजी में जिसका अध्ययन करना है। और हम अगली क्लास में क्रमशः सारे टॉपिक्स को लेते हुए कोशिश करेंगे कि आपके सभी टॉपिक कवर हों। धन्यवाद।